अब हम द वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट देखेंगे जिसका नाम है द फायर सरमन। नदी के किनारे के पेड़ अब पत्ते खो रहे हैं और आखिरी पत्तियां उंगलियों की तरह दिख रही है जो अब छूट रही है। यह मौसम के बदलने और अंत की शुरुआत का प्रतीक है। गिरी हुई पत्तियां गीली मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करती हैं लेकिन उसमें डूब जाती है। हवा चल रही है। हवा सूखी और भूरी धरती पर बहती है लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा। अप्सराएं जो पहले नदी में जुड़ी थी अब वह नदी से जुड़ी पुरानी जो अप्सराएं थी अब चली गई हैं, शायद नदी के प्रदूषित या उदास होने के कारण। यह पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता के नुकसान को दर्शाता है। वक्ता टेम्स नदी से धीरे बहने का आग्रह करता है जैसे वह किसी दुखद कहानी या विदाई का गीत गा रहा है। नदी अब प्रदूषित और गंदी हो गई है जिसमें गर्मी की रातों के बाद छोड़े गए कचरे तैर रहे हैं। अप्सराओं का चले जाना नदी की वर्तमान दूषित और अस्वस्थ स्थिति पर जोर देता है। अप्सराओं के साथ साथ उनके दोस्त जो शायद शहर के अमीर और बेकार लोग थे भी चले गए हैं बिना किसी निशान छोड़े। यह पुराने मूल्यों और परंपराओं के गायब होने का प्रतीक हो सकता है। वक्ता झेलम झील लेमन झील के किनारे बैठकर रोता है, शायद उस सुंदरता और पवित्रता के नुकसान पर जो अब नहीं रही। यह बाइबल के भजन बाबुल की नदियों के किनारे का संदर्भ है जो निर्वासन और खोई हुई मातृभूमि के लिए विलाप को दर्शाता है। फिर से नदी से धीरे बहने का आग्रह दुखद गीत जारी है। वक्ता धीरे और कम शब्दों में अपनी बात कह रहा है लेकिन उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है जिसमें वह सुनता है। ठंडी हवा में उसे हड्डियों की खड़खड़ाहट और एक भयानक हंसी सुनाई देती है। यह मृत्यु और विनाश की उपस्थिति का प्रतीक हो सकता है। एक गंदा और घिनौना चूहा किनारे पर रेंग रहा है जो गंदगी और बीमारी का प्रतीक है। वक्ता एक उदास और गंदी नहर में मछली पकड़ रहा है गैस हाउस के पीछे जो एक औद्योगिक और अस्वस्थ जगह है। वक्ता अपने परिवार में हुई त्रासदियों के बारे में सोच रहा है, उसके भाई के जहाज का टूटना और उसके पिता की मृत्यु। यह व्यक्तिगत नुकसान और दुख को दर्शाता है। यह अब उसके बाद सफ़ेद नग्न शरीर नीची गीली ज़मीन पर और हड्डियां एक छोटी नीची सूखी अटारी में पड़ी हैं। साल दर साल केवल चूहे के पैरों से खड़खड़ाती है। यह मृत्यु और क्षय का एक भयानक दृश्य है। नग्न शरीर, एक अटारी में पड़ी हड्डियां, मृत्यु की सर्वव्यापकता और समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाने की भावना को दर्शाता है। आधुनिक दुनिया की शोरगुल और यांत्रिक आवाज़ें अतीत की शांति और सुंदरता पर आक्रमण करती हैं। स्वीनी और मिसेज पोर्टर दो साधारण और कामुक पात्र हैं जो मानवीय रिश्तों के निम्न और शारीरिक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम और सुंदरता से विपरीत हैं। चांद की रोशनी जो अक्सर रोमांस और सुंदरता से जुड़ी होती है, यहाँ मिसेज पोर्टर और उसकी बेटी पर पड़ रही है, शायद उनके साधारण या अनैतिक जीवन को उजागर कर रही है। यह एक अजीब और अपवित्र क्रिया है जो पवित्रता का उपहास करती है और आधुनिक दुनिया की विकृति को दर्शाती है। उसके बाद हम फ्रांसीसी पंक्तियाँ देखेंगे। यह फ्रांसीसी पंक्ति आर्थर रिबार्ट की कविता से ली गई हैं और एक शुद्ध और मासूम आवाज़ को दर्शाती है जो इस दूषित और निराश माहौल के विपरीत है। यह शायद खोई हुई पवित्रता और आशा की याद दिलाती है। नदी का प्रदूषित होना और हड्डियों का सड़ना भौतिक और आध्यात्मिक क्षय को दर्शाता है।
प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का नुकसान और मानवीय रिश्तों का निम्न स्तर आधुनिक दुनिया के खालीपन को उजागर करता है। व्यक्तिगत और ऐतिहासिक त्रासदियों की यादें वर्तमान को प्रभावित करती हैं। पवित्रता और धार्मिक मूल्यों का नुकसान आधुनिक समाज की आध्यात्मिक गिरावट को दर्शाता है। फ्रांसीसी पंक्ति बच्चे की शुद्ध आवाज़ की याद दिलाती है, जो शायद अभी भी कहीं न कहीं आशा की किरण मौजूद होने का संकेत देती है। तो यह भाग आधुनिक दुनिया की निराशा, प्रदूषण और आध्यात्मिक पतन का एक शक्तिशाली और दुखद चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें अतीत की यादें और वर्तमान की कठोर वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई है। तो अगली जो पंक्तियां हैं, पक्षियों की आवाज़ों, ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जग 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 जग, ठीक है, और फिलोमेल की दुखद कहानी सो रूडली फोर्स्ड, जिसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, का संदर्भ देती है, जिसका जिक्र पहले भी आया है। टीरो फिलोमिला का बदला लेने वाले भाई टेरेस का नाम है। यह हिंसा, उत्पीड़न और दर्द की याद दिलाता है। अवास्तविक शहर यानी अनरियल सिटी, यह लंदन शहर के लिए एक शीर्षक या उपनाम है जो इसे एक ऐसी जगह के रूप में दिखाता है जो असली और जीवंत नहीं है, बल्कि धुंधली और भ्रमित करने वाली है। एक सर्दी की दोपहर की भूरी धुंध के नीचे श्री यूजेनिडिज स्मरना के व्यापारी, बिना दाढ़ी बनाए हुए, जिसकी जेब किशमिश से भरी थी, CIF लंदन दस्तावेज देखते ही मुझसे आम फ्रेंच में पूछा। एक धुंधले सर्दियों के दोपहर में श्री यूजेनिडिस नाम का स्मरना एक व्यापारी, जो शायद ग्रीक है, बिना दाढ़ी बनाए और किशमिश से भरी जेब के साथ वक्ता से मिलता है। CIF लंदन व्यापारी दस्तावेजों का संदर्भ है। उसमें वक्ता के आम फ्रेंच भाषा में कुछ पूछा। यह मुलाकात एक वास्तविक और धुंधले माहौल में होती है। श्री यूजेनिडिस ने वक्ता को कैनन स्ट्रीट होटल में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। यह एक साधारण शहरी गतिविधि है, लेकिन वास्तविक शहर के माहौल में यह भी अजीब लगती है। दोपहर के भोजन के बाद श्री यूजेनिडिस ने मेट्रोपोलिटन होटल में एक सप्ताहांत बिताने का प्रस्ताव रखा। मेट्रोपोल उस समय वेश्यालय के लिए जाना जाता था, इसलिए यह प्रस्ताव अनैतिक या कामुक संबंधों की ओर इशारा करता है। बैंगनी रंग का समय शाम का धुंधलका होता है। यह ऐसा समय जब दिन ढल रहा होता है और रहस्य और कामुकता का माहौल बन सकता है। इस समय लोग काम से थककर लोग अपना काम खत्म करके डेस्क से उठते हैं और उनका शरीर, जिस मानव इंजन कहा गया है, जो थकावट और मशीनीकरण को दर्शाता है, इंतज़ार करता है। थके हुए लोग एक टैक्सी की तरह हैं जो घर जाने या कहीं और जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। धड़कती हुई शब्द में बेचैनी और दबी हुई इच्छा की भावना है। टायरसियस और पौराणिक भविष्यवक्ता है, जो पुरुष और महिला दोनों के रूप में जी चुका है और अंधा है लेकिन भविष्य देख सकता है। वक्ता खुद को टायरसियस के रूप में पहचानता है, जो दो लिंगों के अनुभव के कारण मानवीय कामुकता और इच्छाओं को गहराई से समझता है। दो जीवन के बीच धड़कना शायद उसकी उभयलिंगी प्रवृत्ति या मानवीय अनुभव की जटिलता को दर्शाता है। टायरसियस का यह शारीरिक विवरण उसकी उभयलिंगी पहचान पर जोर देता है। वह देख सकता है। शाम का धुंधलका वह समय है जब लोग काम से घर लौटते हैं और नाविक समुद्र से घर आता है। यह घर वापसी और आराम का समय होना चाहिए। तो अवास्तविक शहर यानी अनरियल सिटी जो है
का वर्णन आधुनिक जीवन की धुंधली और भ्रमित करने वाली प्रकृति को दर्शाता है, जहाँ कुछ भी स्पष्ट और वास्तविक नहीं लगता। श्री यूजेनिड्स का प्रस्ताव और मेट्रोपोल होटल का संदर्भ अनैतिक और कामुक संबंधों की ओर इशारा करता है, जो आधुनिक समाज के नैतिक पतन को दर्शाते हैं। मानव इंजन की तुलना थकी हुई और इंतज़ार करती टैक्सी से करता आधुनिक जीवन में लोगों के मशीनी और थके हुए अस्तित्व को उजागर करता है। टायरियस का चरित्र, जो पुरुष और महिला दोनों के रूप में जी चुका है, मानवीय कामुकता की जटिलता और बहुआयामी प्रकृति का प्रतीक है। शाम के समय घर लौटने की इच्छा मानवीय संबंधों और आराम की बुनियादी ज़रूरतों को दर्शाता है। तो यह भाग आधुनिक शहर के अवास्तविक और भ्रष्ट माहौल को चित्रित करता है, जहाँ थके हुए और भ्रमित लोग कामुक इच्छाओं और नैतिक अस्पष्टता के बीच जी रहे हैं। टायरस का चरित्र मानवीय अनुभव की जटिलता और कामुकता की सर्वव्यापकता पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक महिला टाइपिस्ट शाम को चाय के समय अपने घर आती है। वह सुबह का बचा हुआ नाश्ता हटाती है, खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है और डिब्बों से अपना रात का खाना निकालती है। यह उसके साधारण और नीरस जीवन की झलक है। खिड़की से बाहर का दृश्य शायद धुंधला, गंदा या खतरनाक है। खतरनाक रूप से फैला हुआ शब्द में एक नकारात्मक भावना है। उसके धोए हुए जो अंडरगारमेंट खिड़की के पास सूख रहे हैं और उन पर दिन की आखिरी धूप पड़ रही है। यह एक बहुत ही निजी और साधारण दृश्य है। दीवान, एक तरह का सोफा, पर रात को सोने के लिए चीज़ें जमा हैं, जिससे पता चलता है कि एक छोटे से घर में रहती है जहां एक ही फर्नीचर कई तरह से इस्तेमाल होता है। दीवान पर उसके कपड़े बिखरे हुए हैं, जो उसके दिन भर के काम और आराम की तैयारी को दर्शाता है। टायरियस, जो एक दृश्य का साक्षी है, टाइपिस्ट के आगे के व्यवहार और आने वाले मेहमान के बारे में जानता है। वह भी उस मेहमान का इंतज़ार कर रहा है। वह मेहमान एक जवान आदमी है जिसके चेहरे पर फुंसियाँ हैं। वह एक छोटे से प्रॉपर्टी डीलर का क्लर्क है और उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास है, भले ही वह सामाजिक रूप से निम्न वर्ग का हो। उसका आत्मविश्वास वैसा ही बेतुका और अनुचित लगता है जैसे बॉयफ्रेंड के एक करोड़पति पर रेशमी टोपी, जो शायद उसकी सामाजिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा दिखावटी है। जवान आदमी को लगता है कि अब सही समय है, क्योंकि खाना खत्म हो चुका है और टाइपिस्ट ऊब और थकी हुई है, शायद उसे बहलाने के लिए। वह उसे सहलाने की कोशिश करता है और वह विरोध नहीं करती, भले ही उसे यह पसंद न हो। वह उत्तेजित और दृढ़ होकर तुरंत आगे बढ़ता है। उसके हाथ बिना किसी विरोध के उसके शरीर पर घूमते हैं। उसकी अपनी मर्जी और अहंकार को उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं है। वह उसकी उदासीनता को अपनी स्वीकृति मान लेता है। टायरसियस कहता है कि उसने इस तरह की मुठभेड़ों को पहले भी देखा और सहा है। थेब्स की दीवार के नीचे बैठना प्राचीन ग्रीक त्रासदी का संदर्भ है, जो दुख और पीड़ा को दर्शाता है। टायरसियस अपनी लंबी और दुखद जिंदगी के अनुभवों को याद करता है, जिसमें मृत्यु और दुख भी शामिल है। जवान आदमी एक ऊपरी तौर पर कृपालु चुंबन देता है और फिर अंधेरी सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। संरक्षणकारी चुंबन उसकी अहंकारपूर्ण और असंवेदनशील प्रकृति को दिखाता है। तो जवान आदमी के जाने के बाद टाइपिस्ट मुड़ती है और खुद को शीशे में देखती है, शायद उसकी स्थिति और इस मुठभेड़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए। यह दृश्य एक महिला के
उत्पीड़न को दर्शाता है, जो थकी हुई और उदासीन है और विरोध नहीं करती। यह शक्ति के असंतुलन और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार को उजागर करता है। टाइपिस्ट का साधारण जीवन और उसकी शाम की गतिविधियां आधुनिक जीवन की नीरसता और भावनात्मक अलगाव को दर्शाता है। जवान आदमी का आत्मविश्वास और उसकी उदासीनता के प्रति स्वीकृति उसके अहंकार और दूसरों की भावना के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। टायर्सियस का चरित्र, जिसने कई जीवन देखे हैं, इस तरह की घटनाओं की चक्रीय प्रवृत्ति और मानवीय व्यवहार के दोहराव को दर्शाता है। टाइपिस्ट की निष्क्रियता और जवान आदमी का असंवेदनशील व्यवहार मानवीय गरिमा के नुकसान और आधुनिक संबंधों के खोखलेपन को उजागर करता है। यह भाग आधुनिक शहरी जीवन के एक दुखद और निराशाजनक पहलू को दिखाता है। यहाँ यौन उत्पीड़न, भावनात्मक अलगाव और मानवीय संबंधों की नीरसता आम है। टायरेसियस की उपस्थिति इस घटना को एक व्यापक ऐतिहासिक और दुखद संदर्भ में देखती है। वह मुड़ती है और एक पल के लिए शीशे में देखती है। जवान आदमी के जाने के बाद टाइपिस्ट मुड़ती है और खुद को शीशे में देखती है, शायद उस मुठभेड़ के बाद अपनी हालत का जायज़ा लेने के लिए। वह उस आदमी के जाने पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जैसे वह उसके लिए कोई खास घटना नहीं थी। उसके मन में बस एक अधूरा या ख्याल आता है कि चलो यह सब खत्म हुआ, और उसे खुशी है कि अब वह बीत गया। इसमें कोई भावना या जुड़ाव नहीं दिखता। वह फिर से अपने कमरे में अकेले इधर उधर टहलती है, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। वह बिना किसी भावना के मशीनी ढंग से अपने बालों को ठीक करती है और फिर ग्रामोफोन पर एक गाना लगाती है, शायद अकेलेपन को भरने या ध्यान हटाने के लिए। ग्रामोफोन पर बजने वाला संगीत पानी के ऊपर से और शहर की सड़कों से होता हुआ वक्ता तक पहुंचता है। वक्ता शहर को संबोधित करता है और कहता है कि वह कभी कभी सुन सकता है। वक्ता लोअर टेम्स स्ट्रीट के एक बार के पास ही आवाज़ों का वर्णन करता है। मैंडोलिन की आवाज़ और अंदर से लोगों की बातचीत की आवाज़, जहां मछुआरे दोपहर में आराम करते हैं। मैग्नस शहीद चर्च की दीवारें। मैग्नस शहीद चर्च की दीवारों में आयनियन शैली की सफ़ेद और सोने की अवर्णनीय भव्यता है, जो इस साधारण और नीरस शहरी दृष्टि के विपरीत है। यह शायद शहर में छिपी हुई सुंदरता और आध्यात्मिक संभावना की एक झलक है। नदी को प्रदूषित और अस्वस्थ बताया गया है, और जैसे वह गर्मी और गंदगी से पसीना बहा रही हो। नदी में तेल और तारकोल जैसे प्रदूषक तैर रहे हैं। नदी में बजरे धीरे धीरे बह रही है। बजरे ज्वार के बदलने के साथ अपनी दिशा बदलते हैं, जो जीवन की अनिश्चितता और बाहरी ताकतों पर निर्भरता को दर्शाता है। लाल पाल वाले जहाज या नावें। लाल रंग शायद खतरे या जुनून का प्रतीक है। पाल पवन की विपरीत दिशा में भारी मस्तूल पर झूल रहे हैं, जो संघर्ष या प्रतिरोध का भाव दे सकते हैं। बजरे पानी में घुल रहे हैं। नदी में लकड़ी के लट्ठे बह रहे हैं, जो विनाश और अस्थिरता का प्रतीक हो सकते हैं। यह टेम्स नदी का एक हिस्सा है जहां वह सब हो रहा है। तो टाइपिस्ट की प्रतिक्रिया उस मुठभेड़ के प्रति उदासीनता और भावना की कमी को दर्शाता है। टाइपिस्ट का साधारण घर और उसकी गतिविधियां शहरी जीवन की नीरसता और खालीपन को उजागर करती है। नदी का प्रदूषित होना और भौतिक और आध्यात्मिक क्षय का प्रतीक है। ज्वार के साथ बहते बजरे और झूलते पाल जीवन की अनिश्चितता और बाहरी ताकतों पर निर्भर को दर्शाता है। मैग्नस शहीद चर्चा की भव्यता शहर की गंदगी और नीरसता के विपरीत है, जो शायद खोए हुए पवित्रता या संभावित सुंदरता की याद दिलाती है।
यह भाग आधुनिक शहरी जीवन की भावनात्मक शून्यता, भौतिक प्रदूषण और आध्यात्मिक क्षय को और अधिक उजागर करता है। टाइपिस्ट की उदासीनता और नदी का दूषित होना एक निराश और अव्यवस्थित दुनिया का चित्र प्रस्तुत करता है। वाइया लाला वाइया लाला लाइया एक रहस्यमय और संगीतमय वाक्यांश है जिसका कोई सीधा मतलब नहीं है, लेकिन यह शायद पानी की आवाज़ या किसी तरह का शोकगीत जैसा लगता है। यह भी पहले वाले वाक्यांश की तरह ही एक संगीतमय और अस्पष्ट पंक्ति है जो एक उदास या खोई हुई भावना को व्यक्त कर सकती है। आगे की जो पंक्तियां हैं शायद टेम्स नदी पर एक शाही नाव की यात्रा का वर्णन कर रही है जिसमें रानी एलिजाबेथ प्रथम और उनके पसंदीदा रॉबर्ट डडली अर्ल ऑफ लेस्टर शामिल हैं। सुनहरा पिछला हिस्सा, लाल और सोने का रंग, तेज लहरें, हवा और घंटियां की आवाज़ एक शानदार और बीते हुए युग की याद दिलाती है। सफ़ेद मीनारें लंदन शहर का प्रतीक हो सकती है। यह दृश्य अतीत की सुंदरता और भव्यता को दर्शाता है। फिर से रहस्यमय और उदास वाक्यांश वालाला लेआलाला वल्लाय लाइलाला। फिर से रहस्यमय और उदास वाक्यांश। वक्ता अपने बचपन और युवावस्था की जगहों को याद करता है। हाईबरी, रिचमंड और क्यू जो लंदन के इलाके हैं, धुंध भरे पेड़ शहर के जीवन की उदासी और प्रदूषण को दर्शा सकते हैं। रिचमंड ने उसे किसी तरह से प्रभावित या दुखी किया। घुटने उठाने का मतलब प्रार्थना करना या दुख में झुकना हो सकता है। वह एक संकरी डोंगी में पीठ के बल लेटा हुआ है जो असहायता या मृत्यु की स्थिति का प्रतीक हो सकता है। मूरगेट लंदन का एक व्यस्त वित्तीय जिला है जिसमें पैर मूरगेट पर होने का मतलब है कि वह शहर के जीवन में फंसा हुआ है, जबकि उसका दिल पैरों के नीचे है जो गहरी निराशा और भावनाओं का कुचला जाना दर्शाता है। घटना शायद कोई दर्दनाक अनुभव है। कोई व्यक्ति रोया और एक नई शुरुआत का वादा किया, लेकिन वक्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पूछता है कि उसे किस बात पर नाराज होना चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि उसे वादों पर भरोसा नहीं है या वह भावनाओं से सुन्न हो गया है। मार्गरेट एक तटीय शहर है। यह एक नए खंड की शुरुआत है। वक्ता को लगता है कि सब कुछ अर्थहीन और आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। यह अलगाव और अर्थ की कमी की गहरी भावना को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं कि आगे की लाइनें गरीबी और निराशा में जी रहे लोगों का चित्रण है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं। टूटे हुए नाखून कड़ी मेहनत और अभाव का प्रतीक है। लाला एक गुनगुनाहट या निरर्थक ध्वनि जो शायद भावनाओं की कमी या किसी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति को दर्शाता है। कॉर्थेज एक प्राचीन शहर था जो नष्ट हो गया था। यह पंक्ति सेंट ऑगस्टिन के कन्फेंश का संदर्भ है और विनाश और अतीत की याद दिलाती है। फिर से कारथेज आया। कारथेज का प्राचीन शहर था जो नष्ट हो गया था। यह पंक्ति सेंट ऑगस्टिन के कन्फेशन का संदर्भ है और विनाश और अतीत की याद दिलाता है। फिर आग की तीव्र और दर्दनाक कल्पना है जो शायद नरक या शुद्धिकरण की आग का प्रतीक है। वक्ता भगवान से उसे इस पीड़ा से निकालने की प्रार्थना कर रहा है। यह धार्मिक पश्चाताप और उद्धार की इच्छा को व्यक्त करता है। अब इसके कुछ थीम देखते हैं कि एलिजाबेथ और लेस्टर का दृश्य एक शानदार अतीत की याद दिलाता है जो वर्तमान की उदासी के विपरीत है। वक्ता की भावना कि वह कुछ भी नहीं से जोड़ सकता आधुनिक जीवन में अलगाव और अर्थ की कमी को दर्शाता है। गंदे हाथों से टूटे हुए नाखून और कुछ भी उम्मीद न करने वाले विनम्र लोग
गरीबी और निराशा में जी रहे लोगों की स्थिति को दर्शाते हैं। कार्थेज का संदर्भ अतीत के महान शहरों में विनाश और जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। जलती हुई आग और भगवान से प्रार्थना धार्मिक पश्चाताप और पीड़ा से मुक्ति की इच्छा को व्यक्त करते हैं। यह भाग अतीत की सुंदरता और वर्तमान की निराशा, व्यक्तिगत अलगाव और आध्यात्मिक संकट के विषय को एक साथ बुनता है। वक्ता अर्थ और उद्धार की तलाश में प्रतीत होता है।